नमस्ते और रॉकी माउंटेनियर के वैंकूवर स्टेशन में आपका स्वागत है। हम रॉकी माउंटेनियर की फर्स्ट पैसेज टू द वेस्ट यात्रा पर पूर्व की ओर जा रहे हैं। बहुत कम यात्राएं कनाडा की आत्मा को इस तरह से दर्शाती हैं जैसी यह यात्रा करती है। इस्पात की पटरियां पहाड़ों को चीरती हैं, नीचे नदियां गरजती हैं, ट्रेनें इतिहास बनाती हैं। ये कोई साधारण यात्रा नहीं है, ये पश्चिम का पहला मार्ग है जो कनाडा की पहली ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे के रास्ते को दोहराता है, जहां इंजीनियरिंग की जीतें पहाड़ों की भव्यता से मिलती हैं। मेरे साथ आइए रॉकी माउंटेनियर में सफर करें और कनाडाई रॉकीज में यादगार रोमांच का अनुभव करें। हमारा सफर रॉकी माउंटेनियर के वैंकूवर स्टेशन से शुरू होता है। कनाडाई नेशनल रेलवे के लिए बने लोकोमोटिव वर्क्स को रॉकी माउंटेनियर ने 2004 में लिया और पहली ट्रेन 2005 में चली। आज स्टेशन उत्साह और इंतजार कर रहे यात्रियों से भरा हुआ है। यहाँ बैठने के लिए जगह है, स्टेशन के चारों ओर मुफ्त कॉफी है और हॉल में पियानो की धुनें गूंज रही हैं। हमारी यात्रा असल में होटल से ही शुरू होती है, भले ही ट्रेन स्टेशन से रवाना हो। प्रस्थान से 3 दिन पहले ट्रेन चेक इन 4 गेस्ट सेंटर्स में से किसी एक पर किया जा सकता है। यहाँ हमें यात्रा के लिए बोर्डिंग पास, लगेज टैग और स्मृति चिन्ह पिन मिलता है। प्रस्थान के दिन सुबह रॉकी माउंटेनियर स्टेशन तक बस ट्रांसफर उपलब्ध है। यहीं हम एक दिन के लिए सामान को अलविदा कहते हैं। ट्रेन में चढ़ने से पहले एक दिन का बैग पैक करें, क्योंकि अगली बार आपका सामान कैमलुप्स के होटल कमरे में मिलेगा। वैंकूवर के बीच से स्टेशन तक छोटी ड्राइव या वीरेल पैसिफिक सेंट्रल स्टेशन से बस जाती है, फिर पार्किंग निमुड़ती है। हवा में उत्साह साफ महसूस हो रहा है। हमारी ट्रेन तैयार है और जैसे ही हम पहुंचते हैं वो हमारा इंतजार कर रही है। ट्रेन में चढ़ने से पहले एक सूचना, हमारे टिकट आज रॉकी माउंटेनियर ने उपलब्ध कराए हैं। हालांकि उन्होंने इस यात्रा में मेजबानी दी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि निष्पक्ष रहूं और इस वीडियो में सभी विचार मेरे अपने हैं। बोर्डिंग ऑल अबोर्ड कॉल से शुरू होती है, जिसमें बैगपाइप की धुन यात्रियों को ट्रेन तक ले जाती है। और ये रहा रॉकी माउंटेनियर का फर्स्ट पैसेज टू द वेस्ट। हम आज गोल्ड लीफ में यात्रा कर रहे हैं। यह ट्रेन की सबसे उच्च सेवा श्रेणी है। गोल्ड लीफ की 2 स्तरीय रेलगाड़ियां सिल्वर लीफ की सिंगल लेवल गाड़ियों के बीच अलग दिखती हैं। हमारी CB13 आज ट्रेन की आखिरी गाड़ी है। हमारा स्वागत क्रू और रेड कारपेट से किया जाता है। प्रवेश द्वार के पास कनाडा और ब्रिटिश कोलंबिया के झंडे गर्व से लहराते हुए दिखाई देते हैं। सीढ़ियां चढ़कर हम ट्रेन के पिछले हिस्से में सीटें ढूंढते हैं। नंबर 1 और 2 अगले 2 दिनों के लिए हमारा घर। क्रू हमें डिब्बे की जानकारी देता है। दरवाजे बंद होते हैं और ट्रेन वैंकूवर से चलती है। खैर, लगभग पिछली रॉकी माउंटेनियर यात्रा की तरह ये यात्रा भी सही ट्रैक पर लाने के लिए बैकिंग मूवमेंट के साथ शुरू होती है और रॉकी पर्वत की ओर पूर्व में जाती है। सुबह 8 बजे प्रस्थान के साथ सबसे पहला काम नाश्ता करना है। नाश्ता बोर्ड पर परोसे जाने वाले 5 भोजन में पहला है, जिसमें आज लंच और कल का नाश्ता, लंच व हल्का डिनर है। नीचे जाते हुए हम गोल्ड लीफ सेवा का पहला फायदा देखते हैं, एक विशेष डाइनिंग रूम। नीचे डाइनिंग रूम में 36 लोगों के लिए बूथ सीटिंग, नरम रोशनी, सफेद टेबल क्लॉथ और सही बर्तन हैं। हर डिब्बे में 36 से ज्यादा लोग होने से हमें 2 हिस्सों में बांटा गया। हम पहले दिन की पहली और दूसरे दिन की दूसरी सीटिंग में हैं, जिसमें दूसरी सीटिंग वालों को नाश्ते में हल्की पेस्ट्री मिलती है। नाश्ते के मेन्यू में कई तरह के विकल्प शामिल हैं, जिससे दूसरे दिन कुछ अलग चुनने के लिए भी काफी कुछ है। बिल्कुल, मुझे तो शुरुआत क्लासिक कॉफी और संतरे के जूस से करनी ही है, जिसके बाद जल्दी ही एक गरम क्रोइसां भी परोसा जाता है।
मुख्य भोजन का इंतजार करते हुए ट्रेन फ्रेजर नदी किनारे चलती है और न्यू वेस्टमिंस्टर ब्रिज से नदी पार करती है। जैसे ही हम नदी पार करते हैं, हमारी ट्रेन की लंबाई तुरंत ही साफ दिखने लगती है। हमारे इंजन ब्रिज पर काफी आगे बढ़ चुके होते हैं, जबकि हम अभी नदी की ओर मुड़ना शुरू ही करते हैं। नाश्ता गरम व ताजा परोसा जाता है। मैंने अपनी यात्रा की शुरुआत एग्स बेनेडिक्ट से की, जो इंग्लिश मफिन, स्मैश्ड आलू, बेकन और हरी सलाद के साथ था। नाश्ते में स्मोक्ड सैमन एवोकाडो टोस्ट को अचार वाले चुकंदर और सॉफ्ट बॉइल्ड अंडे के साथ परोसा जाता है। दोनों विकल्प दिखने और स्वाद में बेहतरीन हैं, जैसे कि मेज पर बाकी सब कुछ भी। सभी भोजन ऑनबोर्ड किचन में ऑर्डर के अनुसार बनाए जाते हैं, जहां 3 लोगों का स्टाफ एक अच्छी तरह से चलने वाली मशीन की तरह काम करता है, ताकि सब कुछ गर्म और जल्दी परोसा जा सके। ऑनबोर्ड स्टाफ आपकी किसी भी अनुरोध के लिए बेहद सहयोगी है। यहाँ तक कि अगर आप एक और साइड या पूरा डिश भी मांग लें, तो भी ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि क्रूज सभी यात्रियों को खुश करने के लिए काम करता है। डाइट पाबंदियों वाले यात्रियों के लिए रॉकी माउंटेनियर बहुत सहयोगी है। प्रस्थान से पहले हर यात्री अपनी डाइट संबंधी पाबंदियां बता सकता है और ऑनबोर्ड स्टाफ पहले से योजना बनाकर हर यात्री को उसी के अनुसार भोजन परोसेगा। नाश्ता शानदार था, लेकिन अब मुझे ताजी हवा की जरूरत है। गोल्ड लीफ में यह काम करना बहुत आसान है। हर गोल्ड लीफ डिब्बे के अंत में ओपन एयर व्यूइंग प्लेटफॉर्म होता है। यह काफी जगह है। हम अपना अधिकतर समय यहीं बिताएंगे। हमें अगले 1 घंटे तक पहले हिस्से का नजारा नहीं मिलेगा, तो चलिए वापस अंदर चलते हैं और देखते हैं कि गोल्ड लीफ सीटिंग कैसी है। रॉकी माउंटेनियर की सभी पैसेंजर कारें डोम कार्स हैं, जिनमें चारों ओर खिड़कियां हैं, ताकि आप ऊंचे पहाड़ों का नजारा देख सकें। गोल्ड लीफ 2x2 में आलीशान लेदर सीटें और भरपूर लेगरूम मिलता है। हर कतार में 1 फुट से ज्यादा लेगरूम और अगली कतार के नीचे निजी सामान रखने की जगह है। सीट के पीछे की जेब में माइल पोस्ट अखबार, मर्चेंडाइज कैटलॉग और ड्रिंक्स मेन्यू सहित कई चीजें मिलती हैं। हर सीट की ट्रे टेबल बाहरी आर्मरेस्ट में होती है, जो बाहर निकलकर सीट के सामने फैल जाती है। सब बोर्ड पर फोटो लेना चाहते हैं, पर कोई बैटरी खत्म नहीं करना चाहता। जब आपकी बैटरी कम हो रही हो, तो हर सीट के बीच में आउटलेट्स और USB-A पोर्ट्स मिलेंगे, हर यात्री के लिए एक। आरामदायक यात्रा के लिए सीट एडजस्टमेंट जरूरी है। गोल्ड लीफ सीटों में इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट होने वाली सीट बैक, लेग रेस्ट और लंबर सपोर्ट शामिल हैं, और ठंडे कनाडाई दिनों के लिए इनमें सीट हीटर भी लगा हुआ है। सीटें बहुत खूबसूरत हैं। हल्के भूरे रंग की फिनिश और हेडरेस्ट पर क्विल्टेड कैरेमल गोल्ड डिजाइन है। ये बहुत आरामदायक है। इसमें इनकी एडजस्टेबिलिटी का भी बड़ा रोल है। बाय लेवल कारें शानदार हैं, पर सीटिंग तक पहुंचने की सीढ़ियां कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो सकती हैं। रॉकी माउंटेनियर इस बात को समझता है, इसलिए हर कार में एक लिफ्ट लगी हुई है। ये लिफ्ट चलने में असमर्थ या मोबिलिटी डिवाइस उपयोग करने वाले यात्रियों को ऊपर नीचे जाने में मदद करती है, जिससे वे यात्रा का आनंद ले सकते हैं। ये रेल कारें शानदार हैं। ये बेहद आधुनिक और साफ सुथरी हैं, जिसका कारण है इनका हाल ही में बना होना। हमारी कार उन 10 में से एक है जो स्टेडलर ने 2019-2020 में बनाई थी। रॉकी माउंटेनियर की गोल्ड लीफ कारें 90 के दशक के अंत और 2000 की शुरुआत में कोलोराडो रेल कार ने बनाई थी। उन पुरानी कारों में से एक हमारी कार के पीछे लगी है। उसका इंटीरियर पुराना लेकिन आरामदायक है। गोल्ड लीफ कारें शानदार हैं। मेरी एकमात्र शिकायत खिड़कियों की सफाई को लेकर है। खिड़कियां तो अच्छे नज़ारे दिखाने के लिए हैं, पर हर जगह पानी के दाग और लकीरें हैं। यह यात्रा दर्शनीय है। लोग यहां आने पर पैसे खर्च करते हैं, इसलिए खिड़कियां साफ रहनी चाहिए।
यह भी उल्लेखनीय है कि रॉकी माउंटेनियर ट्रेनों में वाईफाई नहीं है। यह कोई बड़ी समस्या नहीं, क्योंकि बाहर का दृश्य यात्रा में मनोरंजन के लिए काफी है। दूसरी बार नाश्ते की सेवा समाप्त होते ही बार पूरे दिन के लिए खुल जाता है। बार भले ही डिब्बे के आगे वाले हिस्से में स्थित है, लेकिन क्रूज सीधे यात्रियों की सीट पर जाकर सेवा देता है। यात्रा के दौरान हर तरह के पेय उपलब्ध रहते हैं। हमारे पास कॉकटेल, स्थानीय बियर, वाइन, साइडर और बिना अल्कोहल वाले पेय उपलब्ध है। शुरुआत करने के लिए मैंने स्पेशल कॉकटेल ली जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन यकीन मानिए वो काफी अच्छी थी। इसके बाद हल्के स्नैक्स का चयन आता है, जिसमें मीठा, नमकीन या तीखा स्नैक मिक्स शामिल है। घने पेड़ों की कतार के बीच से पहली बार नजारे झलकने लगते हैं। हम हैरिसन नदी पार करते हैं। जैसे ही बादल हटते हैं, नीला आसमान और तेज सूरज कैस्केड पर्वत की शानदार पृष्ठभूमि बनाते हैं। हम होप के रास्ते उत्तर की ओर मुड़ते हैं, ताकि फ्रेजर कैनियन के जरिए अपनी यात्रा उत्तर की ओर शुरू कर सकें। पेड़ों की कतार के बीच पटरियों से सुंदर दृश्य कभी दिखते, कभी छिप जाते हैं। कैनियन के तीखे मोड़ हमें धीमी रफ्तार से चलने और सितंबर की तेज धूप में शानदार नजारे देखने का समय देते हैं। हम घाटी में ऊपर बढ़ते हैं। ट्रेन पटरियों पर मुड़ती और नजर से ओझल हो जाती है। फ्रेजर कैनियन में ऊपर बढ़ते हुए दोपहर का खाना हो जाता है। हम फिर डाइनिंग कार में बैठे हैं। जैसे यात्री आते हैं, क्रूज सामने की सीटें भरता है। दोपहर का खाना 3 कोर्स का है, जिसमें शुरुआत के लिए ताजा बेक्ड फोकाचिया, मुख्य भोजन के लिए विकल्प और मिठाई के लिए 2 विकल्प हैं। जैसे ही हम बैठते हैं, ताजा फोकाचिया परोसा जाता है। ये बेहद सुगंधित और स्वादिष्ट है। हुमस और चटनी का संयोजन शानदार है। लंच के लिए कई तरह की वाइन परोसी जाती हैं। मैंने रेड वाइन चुनी, जो हमारे मुख्य भोजन के साथ अच्छी तरह मेल खाएगी। वाइन का आनंद लेते और स्टार्टर खाते ही हेल्स गेट दिखने लगता है। हेल्स गेट फ्रेजर कैनियन का सबसे सकरा हिस्सा है, जहां नदी सिर्फ 110 फीट चौड़ी है। यह लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जहां केबल कार और पुल से पर्यटक नदी पार कर घाटी की दीवारों तक जाते हैं। आज दोपहर मैंने स्ट्रिपलॉइन स्टेक लिया, जो नाश्ते की तरह शानदार दिख रहा था। स्टेक रसदार और नरम है, भुने आलू और ब्रोकोलीनी के साथ परोसा गया है। स्टील हेड सलाद भी शानदार दिख रहा है। ट्राउट को मिक्स ग्रीन्स और शतावरी के साथ परोसा गया है। डेजर्ट में क्लासिक चॉकलेट टॉर्ट है। ये बेहद गाढ़ा और रिच है। खाने को खत्म करने का एक परफेक्ट तरीका है। मुझे पता है, मैं यहाँ बहुत सारे शानदार और बेहतरीन शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन पूरी यात्रा के दौरान फ्लाइट में जो खाना मिला वो सच में कमाल का था। रॉकी माउंटेनियर अपनी खाने की क्वालिटी पर सच में गर्व करता है। ये सिर्फ मार्केटिंग नहीं है। जब हम नीचे हैं, तो हम तीसरी और शायद सबसे जरूरी सुविधा देख सकते हैं जो निचले स्तर पर मिलती है, और वो है बाथरूम। हर गोल्ड लीफ कोच में 2 बाथरूम होते हैं, एक सामान्य और एक एक्सेसिबल।
एक्सेसिबल बाथरूम में मूवमेंट डिवाइस के लिए काफी जगह होती है। एक तरफ टॉयलेट और दूसरी तरफ वैनिटी होती है। सिंक, साबुन टचलेस हैं और कूड़ेदान के ऊपर स्लॉट्स में पेपर टॉवल्स रखे हैं। सामान्य सुविधा में भी वही टॉयलेट और वैनिटी सेटअप है। दोनों बेहतरीन स्थिति में हैं और यात्रा भर ऐसे ही रहते हैं। जैसे ही हम वापस व्यूइंग प्लेटफॉर्म पर आते हैं, फ्रेजर नदी एक शानदार नजारा पेश कर रही है। हल्के हरे रंग का पानी पूरे दृश्य में तेजी से बह रहा है। सिस्को क्रॉसिंग फ्रेजर कैनियन के सबसे शानदार स्थानों में से एक है। यहीं पर कैनेडियन पैसिफिक और कैनेडियन नेशनल रेलवे एक ही समय पर नदी को पार करते हैं। दोनों की अपनी अपनी पुल हैं। पहाड़ों से निकलकर हम काले थ्रू ट्रस कैनेडियन पैसिफिक ब्रिज को पार करते हैं। नदी के ऊपर 1200 फीट की ऊंचाई पर कैनेडियन नेशनल ब्रिज है। ये नारंगी आर्च ब्रिज 425 फीट तक नदी और कैनेडियन पैसिफिक रेलवे के ऊपर फैला है। हालांकि ये रेल लाइनें प्रतियोगी कंपनियों की हैं, फिर भी फ्रेजर कैनियन में ये दो ट्रैक मेन लाइन बनाती हैं। कैनेडियन पैसिफिक लाइन उत्तर की ओर जाने वाली ट्रेनों को सेवा देती है, जबकि कैनेडियन नेशनल लाइन दक्षिण की ओर जाने वाले यातायात को सेवा देती है। सिस्को क्रॉसिंग के ठीक बाद ही यहाँ का परिदृश्य अचानक काफी बदल जाता है। पश्चिमी कनाडा के हरे भरे जंगल अब नहीं रहे। उनकी जगह अब जला हुआ और बंजर परिदृश्य आ गया है। जो हम देख रहे हैं वो लाइटन वाइल्ड फायर के बाद का नजारा है, जो 2021 में इस इलाके से तेजी से गुजरी थी। लाइटन के रास्ते हम फ्रेजर नदी से विदा लेकर थॉमसन नदी में प्रवेश करते हैं। थॉमसन नदी का पहला हिस्सा रेनबो कैनियन से गुजरता है, जिसका नाम मिट्टी में मौजूद रंगीन खनिजों जैसे ऑक्सीडाइज्ड कॉपर, आयरन और सल्फर से पड़ा। जब हम यहाँ से गुजरते हैं तो मैं इन नज़ारों पर बोल सकता हूँ, लेकिन बेहतर है ये खुद बोले।
जैसे ही हम इन नज़ारों का आनंद ले रहे हैं, अब समय है कि हम एक और ड्रिंक का भी आनंद लें। इस बार मैंने रॉकी लिया, जो रॉकी माउंटेनियर के जिंदगी पर ट्विस्ट है। हम पीछे बैठकर धीरे धीरे सिप करते और आराम करते हैं जब ट्रेन थॉमसन नदी के किनारे चलती है। ग्रामीण बीसी की यात्रा में जंगली जानवर देखना तय है। कनाडाई जीव जंतुओं से पहला सामना बिघॉर्न भेड़ों से हुआ, जो पटरियों किनारे चट्टानों पर चढ़ रही थीं। रेतीली चट्टानें आज सुबह के नजारों से बिल्कुल अलग है। लगता है हम यूटा और कोलोराडो पठार जैसे शानदार नजारों तक पहुंच गए हैं, फिर भी कनाडा में है। ट्रेन कैमलूप्स झील पहुंचते ही वल्लाचीन ब्रिज देखने को तैयार रहे। ट्रस पर विशाल मछलीमार बाज का घोंसला है, जो रॉकी माउंटेनियर की रूटों में सबसे बड़ा है। ये घोंसला न सिर्फ विशाल है, बल्कि ऐसा माना जाता है कि ये यहाँ 100 साल से भी ज्यादा समय से है। कामलूप्स झील पहुंचते ही पहाड़ियां नदी से दूर और फैल जाती हैं। 29 किलोमीटर लंबी यह झील उत्तर और दक्षिण थॉमसन नदियों के संगम के ठीक पश्चिम में स्थित है। प्रागैतिहासिक काल में यह झील आज से 20 गुना लंबी हुआ करती थी। झील के एक ही किनारे पर दोनों ट्रैक होने के कारण मालगाड़ी यातायात एक बार फिर हर समय दिखाई देने लगता है। जैसे ही हम पूर्व मुड़ते हैं, एक कैनेडियन नेशनल टैंकर ट्रेन झील का दृश्य ढकती पश्चिम जाती है। अगर आप इस यात्रा की याद रखना चाहते हैं, तो मर्चेंडाइज कैटलॉग सबसे अच्छा है। कैटलॉग में कई गिफ्ट्स और कलेक्टिबल्स हैं। खरीदी गई चीजें अगले दिन बोर्डिंग पर आपकी सीट पर मिलेंगी। जैसे ही हम कामलूप्स पहुंचते हैं, हमारे चारों ओर उपनगर फैले हुए हैं। हम नॉर्थ थॉमसन नदी पार कर वाया रेल स्टेशन से गुजरते हैं और रॉकी माउंटेनियर के कामलूप्स डिपो पहुंचते हैं।
रॉकी माउंटेनियर ट्रेनें कई दिन चलती हैं, लेकिन यात्री ट्रेन में नहीं सोते। रॉकी माउंटेनियर यात्रियों को यात्रा के मध्य में होटल में रुकने की सुविधा देता है। इससे यात्रा का 100% हिस्सा दिन के उजाले में तय किया जा सकता है, जिसका मतलब है कि दर्शनीय स्थलों को देखने के लिए ज्यादा समय मिलता है। आज शाम कैमलूप्स में रुकना है। होटल ले जाने से पहले ट्रेन में ही कमरे की चाबियां मिल जाती हैं। यही फर्स्ट पैसेज टू द वेस्ट और जर्नी थ्रू द क्लाउड्स के रास्ते अलग होते हैं। यहां से हम बैंफ की ओर बढ़ेंगे, जबकि जर्नी थ्रू द क्लाउड्स जैस्पर की ओर जाती है। 550 लोगों के साथ यात्री कई होटलों में फैले हुए हैं। हमें बताया गया है कि कई इंतजार कर रही कोचों में से किसी एक में चढ़ जाएं और हम जल्दी ही डेल्टा होटल कामलूप्स की ओर निकल पड़ते हैं। कमरा मैरियट होटल के लिए काफी सामान्य है। इसमें 2 क्वीन बेड और एक अच्छा बाथरूम है। हालांकि यह सबसे आकर्षक आवास नहीं है, लेकिन एक अच्छी नींद के लिए यह काफी आरामदायक है। सबसे खास बात यह है कि पहुंचते ही हमारे बैग मिल जाते हैं। रात का खाना खाने के लिए बाहर जाने के बाद अब सोने का समय है, क्योंकि दूसरे दिन के लिए हमें बहुत सुबह उठना है। हम अगली सुबह जल्दी और ताजगी के साथ उठ गए हैं। लंबी यात्रा के कारण स्टेशन के लिए मोटर कोच पिकअप सुबह 6 बजे है, जो बहुत जल्दी है। हम अपना सामान पीछे छोड़ देते हैं, मोटर कोच में चढ़ते हैं और अपने ट्रेन से मिलने के लिए स्टेशन की ओर वापस जाते हैं। क्रू स्वागत करता है। हम सीटें ढूंढते हैं और रॉकीज की ओर बढ़ते हैं। दूसरे दिन भोजन का क्रम बदला है। अब डिब्बे का आधा हिस्सा नाश्ते और दोपहर के खाने के लिए दूसरी बारी में मिलेगा। नाश्ते तक हमें हल्की पेस्ट्री और कॉफी मिलती है, ताकि भूख ना लगे। आज क्रैनबेरी केक है, जिसमें नींबू की मिठास है। ब्रिटिश कोलंबिया में आज फिर एक खूबसूरत दिन है। तेज सूरज साउथॉम्पसन नदी के पानी पर चमक रहा है, जो हमारे दिन की शुरुआत में हमारा मार्गदर्शन करता है। और नदी के किनारों पर वन्य जीवों के लिए नजर बनाए रखें। हो सकता है आपको कुछ गंजेबाज भी दिख जाएं। इतनी खूबसूरत सुबह में इसे बिताने का एक ही सही तरीका है, बाहर रहना। हाँ, यह अभी भी उत्तरी अमेरिका में पैसेंजर ट्रेन है, इसलिए हमें मालगाड़ी के गुजरने का इंतजार करना होगा। अब नाश्ते का समय हो गया है। समय इससे बेहतर नहीं हो सकता था। जैसे ही हम अंदर आते हैं, टेबलें सजी हैं और मेन्यू कल जैसा है। नाश्ता जूस और कॉफी के साथ शुरू होता है। फिर मुख्य भोजन में क्रोइसा मिलता है। मैंने स्क्रैम्बल्ड अंडे लिए, जिन्हें बेकन, आलू और सलाद के साथ परोसा गया था। हमारे टेबलमेट्स ने ब्रेकफास्ट स्किलेट ऑर्डर किया, जिसमें भुने हुए आलू और शिमला मिर्च के साथ एक सनी साइड अप अंडा था। नाश्ता फिर से स्वादिष्ट है और क्रू खुशी से हमारे अतिरिक्त टोस्ट का अनुरोध पूरा करता है। हम फिर देखने वाले प्लेटफॉर्म पर लौटते हैं, जब हम लेक शुशचवाप की ओर चढ़ते हैं।
कैनू का छोटा समुदाय वही जगह है जहां हम फर्स्ट पैसेज टू द वेस्ट की सबसे बड़ी प्रशंसक डोरिस से मिलते हैं। डोरिस और उनके पति ब्रायन लंबे समय से ट्रेन पर इंतजार कर रहे हैं और रॉकी माउंटेनियर की पहचान है। लेक शुष्वाप सुबह का आनंद लेने के लिए सुंदर पृष्ठभूमि बनाता है। दूर किनारे पर पहाड़ हरे भरे हैं। क्रेगेला में कनेडियन पैसिफिक ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे के आखिरी स्पाइक का स्मारक है। 7 नवंबर 1885 को ठोका गया आखिरी स्पाइक कनेडियन पैसिफिक ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे के पूरा होने और कनाडा को एक छोर से दूसरे छोर तक जोड़ने का प्रतीक था। रेवलस्टोक समुदाय हमारे इलिसिलुएट नदी के किनारे यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है। अगले 64 मील में हम इस नदी को 10 बार पार करेंगे, जहां संकरी धारा और ऊंची चट्टानें बेहद शानदार नजारे पेश करती हैं। पिछली वन्य जीवों की मुलाकातें शानदार थीं, लेकिन रेडियो कॉल ने कुछ खास देखने का संकेत दिया। एक काला भालू बैठा है और ट्रेन का मजा ले रहा है। कौन जानता था कि भालू भी रेल पसंद करते हैं। असल में ये 2 काले भालुओं में से पहला है जिसे हमने अपनी यात्रा के दौरान देखा। 1 घंटे बाद दूसरा भालू आया, पर मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन सच में वो वहां था। मैंने पूरी यात्रा के दौरान देखा कि ट्रेन के पीछे होने का मतलब था कि हमें वन्य जीवों को देखने का बहुत बड़ा फायदा मिला। हमारे आगे करीब 20 डिब्बे हैं, जिनमें सभी बाहर देख रहे हैं। बस एक व्यक्ति कुछ देखता है, फिर पूरी ट्रेन को रेडियो कॉल दी जाती है, जिससे हमें सामने दिखने वाली चीजें देखने का पूरा समय मिलता है। मुझे नहीं पता कि टिकट बुक करते समय ट्रेन के आखिरी डिब्बे में सीट मांगने का कोई तरीका है या नहीं, लेकिन अगर आप जंगली जानवरों को देखने का सबसे अच्छा मौका चाहते हैं तो यही तरीका है। डोम में वापस आकर अब एक और स्नैक लेने का समय है। उसके बाद एक कॉकटेल और शानदार पहाड़ी नजारों का पूरा आनंद लेना है।
सामने वाले किनारे पर एक बंद पड़ी रेलवे पुल पर नजर रखें। पुराना स्टोन मेसन पुल उस समय का है जब लाइन को हिमस्खलन से बचाने के लिए नदी पार ले जाया गया था। ग्लेशियर नेशनल पार्क में प्रवेश करते ही सेलकर्क पर्वत आकर्षण बन जाते हैं। आगे के पहाड़ और भी ऊंचे होते जा रहे हैं, लेकिन हम उनके चारों ओर नहीं मुड़ेंगे। इसके बजाय हम उनके बीच से गुजरेंगे। 1914 में बनी कोनॉट टनल माउंट मैकडॉनल्ड के नीचे 5 मील लंबी है, जो ट्रेनों को रॉजर्स पास की खतरनाक स्थितियों से बचाती है। जैसे ही हम टनल में प्रवेश करते हैं, हमें दोपहर के खाने के लिए बुलाया जाता है। दोपहर के खाने का मेनू कल से थोड़ा अलग है, जिसमें उन्हीं बेसिक सामग्री का नया मिश्रण करके स्वादिष्ट विकल्पों का एक नया सेट तैयार किया गया है। मैंने पोर्क टेंडरलॉइन और मिठाई में लेमन लेवेंडर पास्ता लिया। हम दोपहर के खाने के लिए बैठे ही थे कि कन्ना टनल के कुछ मिनट बाद स्टोनी क्रीक ब्रिज आ गया। पुल के बाईं ओर स्टोनी क्रीक हर्मिट ग्लेशियर से नीचे गिरती है। दाईं ओर बीवर वैली एक शानदार दृश्य में फैली हुई है। हमारी मेज पर लौटते हैं। स्टार्टर आ चुका है। इसमें प्रोसियूटो, मसालेदार सब्जियां और बैगेट हैं। हमारा मुख्य व्यंजन पोर्क टेंडरलॉइन स्वादिष्ट है, जिसे बटरनट स्क्वैश, चुकंदर और 4 पीच के साथ परोसा गया है। टेंडरलॉइन थोड़ा ज्यादा पका है और सूखा है, पर आड़ू चुकंदर का रस इसकी भरपाई करता है। जिस तरह पकाया गया, स्वाद बेहतरीन है। ये कल की स्टेक जितना अच्छा नहीं, फिर भी शानदार भोजन है। नींबू पॉजेट हल्का ताजगी भरा डेजर्ट है, जिसे लेवेंडर मैकरॉन और कंपोट के साथ पेश किया जाता है। गोल्ड लीफ में भोजन डाइनिंग रूम में होता है, जबकि सिल्वर लीफ में तरीका अलग है। उन यात्रियों के लिए जो सिल्वर लीफ में यात्रा कर रहे हैं, भोजन सीधे आपकी सीट पर परोसा जाता है। मेन्यू थोड़ा अलग है, लेकिन सब कुछ अभी भी ताजा पकता है। जब हम इस विषय पर बात कर रहे हैं, सिल्वर लीफ में यात्रा कैसी दिखती है? सिल्वर लीफ कोच सिंगल लेवल डोम कारें हैं, जिनमें 2x2 व्यवस्था में 56 यात्री बैठ सकते हैं। यात्रियों को आरामदायक लेदर सीटें मिलती हैं, जिनमें भरपूर लेग रूम और अतिरिक्त आराम के लिए फुटरेस्ट भी होता है। हर सीट में लेदर सीट, बैक पॉकेट, ट्रे, टेबल, 2 आउटलेट्स हैं। यात्री अपनी सीट के दोनों तरफ लगे लीवर का इस्तेमाल करके सीट को पीछे झुका सकते हैं। सीटें अपने सेल्फ कंटेन्ड शेल्फ्स में आगे की ओर झुकती हैं। हर कोच में छोटा गैली होता है, जहां भोजन बनता है। सिल्वर लीफ में ओपन एयर व्यूइंग उपलब्ध है, लेकिन सीमित है। रॉकी माउंटेनियर वेस्टिब्यूल दरवाजों के ऊपरी हिस्से खुले रखता है, जिससे प्रति दरवाजे 1-2 यात्री खिड़की पर खड़े हो सकते हैं, और पूरी कोच में सबको बारी बारी से साझा करना होता है। ये तस्वीरें सिल्वर लीफ प्लस यात्रा के समय ली गईं, जब हमने डेनवर कोलोराडो से मोआब यूटा तक रॉकीज टू रेड रॉक्स की यात्रा की। अगर आपने वह यात्रा मिस की है, तो ऊपर दाईं ओर या नीचे दिए लिंक से देख सकते हैं। खैर, बैंफ में हमारे पहुंचने से पहले क्रू हर यात्री समूह को हमारे आगमन कार्ड बांटता है। कार्ड पर होटल ट्रांसफर के लिए, मोटर कोच की जानकारी और अतिरिक्त गतिविधि बुक करने के लिए QR कोड होता है।
रॉकी माउंटेनियर का नाम रॉकी पर्वतों पर रखा गया है और पिछले 1.5 दिन से हम असल में रॉकी पर्वतों में नहीं थे। जैसे ही हम किकिंग हॉर्स नदी के पास बढ़ते हैं, हम सेलकर पर्वतों से निकलकर रॉकी पर्वतों में पहुंचते हैं। यहाँ का नजारा बेहद शानदार है। चारों ओर विशाल चोटियां हमें घेरे हुए हैं। धुएं और धुंध से निकलती कॉन्टिनेंटल डिवाइड क्षितिज पर एक पत्थर की दीवार बनाती है। कॉन्टिनेंटल डिवाइड पार करने के लिए हमें कुछ इंजीनियरिंग मदद चाहिए। फील्ड से किकिंग हॉर्स पास तक पटरियों को 1210 फीट ऊपर चढ़ना पड़ता है। इस 10 मील के हिस्से के केंद्र में कैथेड्रल माउंटेन के ठीक उत्तर में 950 फीट की चढ़ाई है। ढलान के लिए पहला समाधान सीधा था, एक बहुत बड़ा पहाड़। इसे सही नाम दिया गया था बिग हिल। 1884 की रेल लाइन 4.1 मील तक 4.5% की ढलान पर उतरती थी, जिसका मतलब है कि हर 100 फीट यात्रा करने पर 4.5 फीट की ऊंचाई में बदलाव आता था। यह मुख्य रेल लाइनों के 2.2% मानक से दोगुना था, जिससे यह लाइन नियमित उपयोग के लिए असुरक्षित थी। फिर भी इसे अस्थायी समाधान ही माना गया। इसके बाद अगले 25 वर्षों तक इसका उपयोग होता रहा। 1907 में स्विट्जरलैंड की सुरंगों के मॉडल पर 2 सर्पिल सुरंगें बनाएंगे। इन सुरंगों से दूरी दोगुनी और ढलान आधी होकर 2.2% हो गई, जिससे ये अब अधिक प्रबंधनीय है। सर्पिल सुरंगों का घुमाव हमें योहो घाटी और कैथेड्रल माउंटेन का आनंद लेने का ज्यादा समय देता है। महाद्वीपीय विभाजन को पार करते हुए हम अल्बर्टा में भी प्रवेश करते हैं। डूबता सूरज घाटी पर परछाइयां डालता है। नीचे धुंध क्षितिज को नारंगी रंग में बदल देती है। पश्चिम जाने वाली पहली ट्रेन बैनफ में करीब 8:15 बजे पहुंचती है। समय थोड़ा देर का होने के कारण लेक लुइस रुकने से पहले हल्का डिनर मिलता है। डिनर आपकी सीट पर परोसा जाता है। विकल्प सिर्फ एक है, चिकन, मैश्ड पोटैटो और मिक्स सब्जियां। यह पिछले खाने जितना शानदार नहीं है, लेकिन स्वादिष्ट है और बैनफ तक पेट भरने के लिए काफी है।
खाना खाते ही हम लेक लुइस पहुंचते हैं, जो वेस्ट के लिए फर्स्ट पैसेज यात्रियों का पहला गंतव्य है। पहली कुछ गाड़ियां उतरती हैं और हम आगे बढ़ते हैं। दिन पहले ही शानदार नजारों से भर चुका है। फिर भी लेक लुइस से बैंफ तक का रास्ता आखिरी बार एक और सुंदर दृश्य दिखाता है। ये आखिरी कुछ मील बो वैली के साथ चलते हैं, जिसके बीचों बीच बो नदी का चमकदार नीला रंग है। जैसे जैसे हम अपनी यात्रा के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, एक बड़ा मुद्दा है जिस पर बात करना जरूरी है, और वो है कीमत। रॉकी माउंटेनियर एक लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन है, यानी कीमतें बहुत ऊंची हैं। आप पूछ सकते हैं कितनी? वैंकूवर से बैनफ के लिए गोल्ड लीफ टिकट प्रति व्यक्ति 2326 अमेरिकी डॉलर से शुरू है, जो बहुत चौंकाने वाला है। सिल्वर लीफ का विकल्प भी है, जिसकी कीमत लगभग 1713 अमेरिकी डॉलर है। गोल्ड लीफ टिकट महंगे हैं, लेकिन इसमें ट्रेन यात्रा, अटेंटिव क्रू, ताज़ा खाना, अनलिमिटेड ड्रिंक्स और काम लूप्स में ठहराव शामिल है। रॉकी माउंटेनियर वेबसाइट पर छूट या प्रमोशन देता है। टिकट बुकिंग के वक्त ऑफर्स देखें। कीमत वाकई पचाना मुश्किल है, लेकिन अगर आप आरामदायक ऑल इंक्लूसिव लैंड क्रूज चाहते हैं, तो रॉकी माउंटेनियर बेहतरीन विकल्प है। क्या आप ऐसी शानदार यात्रा पर पैसे खर्च करेंगे? नीचे कमेंट्स में बताएं। हमारे सफर के आखिरी पलों में हमारी क्रू कुछ अंतिम शब्द कहती है, और फिर हमारी यात्रा की याद में एक हस्ताक्षरित पोस्टकार्ड देती है। क्रू के धन्यवाद पर मैं भी दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। एलिशिया, याजे, सीमस और केटी, आप सब कमाल के थे, और शेफ एरिक रसोई में शानदार थे। आप सभी का इतने शानदार अनुभव के लिए धन्यवाद। मैं रॉकी माउंटेनियर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने वेस्ट के लिए हमारे टिकट्स दिए। यह यात्रा वाकई अविश्वसनीय थी, और आप सभी के साथ इस यात्रा को साझा करना मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। पश्चिमी चोटियों की छायाएं बढ़ती जाती हैं। हम वर्मिलियन झीलों के किनारे चलते हुए ट्रेन लाइन के अंत में बैंफ पहुंचते हैं। क्या अविश्वसनीय यात्रा थी! शानदार प्राकृतिक दृश्य, खूबसूरत नदियां, वन्य जीव और जंगल की आग। फर्स्ट पैसेज टू द वेस्ट में सब कुछ था। अब जब यात्रा पूरी हो गई है और होटल के लिए कोच में बैठने वाले हैं, तो आज का वीडियो खत्म करते हैं। अगर आप हमारे साथ हैं तो धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मुझे पता है कि यह वीडियो काफी लंबा था, लेकिन इस रास्ते की भव्यता को कम समय में दिखा पाना संभव नहीं था। अगले हफ्ते हम आल्प्स के बीच से ट्रेनितालिया की फ्रेसिया रोसा हाई स्पीड ट्रेन से पेरिस से मिलान तक जाएंगे। हम एग्जीक्यूटिव क्लास में हाई स्पीड यात्रा करेंगे, जिसमें पहाड़ी दर्रे, प्रीमियम भोजन
और एक्सक्लूसिव सीटिंग शामिल है। यह यात्रा यूरोप की सबसे बेहतरीन यात्राओं में से एक होने का वादा करती है, तो जब वो वीडियो लाइव हो तब तक हमारे साथ बने रहें। खैर, अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं सच में चाहूंगा कि आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं। यह बिल्कुल मुफ्त है और चैनल को सपोर्ट करने में बहुत मदद करता है। मैं अपने वफादार पेट्रियंस और मेंबर्स को दिल से धन्यवाद और बड़ा सलाम देना चाहता हूं। आप सब कमाल के हैं और आपकी जबरदस्त उदारता के लिए हमेशा की तरह दिल से आभार व्यक्त करता हूं। अगर आप अपना नाम वीडियो में चाहते हैं या चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए लिंक पर जाएं। खैर, आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे।